आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, खाली जगह दी गई है और आगे लिखा है द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। इसका मतलब है कि आपको ये बताना है कि इनमें से किस चीज के द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। तो एक्सरे के द्वारा हमारे शरीर के अंदर की जांच की जाती है। अगर हड्डियों में कोई दिक्कत है उसकी जांच की जाती है। स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। अल्ट्रासाउंड द्वारा भी शरीर के अंदर की जांच की जाती है। और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्कैनर। तो यहां लिखेंगे स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। अगला है, दैनिक जीवन में उपयोगी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इनमें से कोई नहीं। ये वाला तो गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये पूरी तरह गलत है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि विज्ञान क्या है और प्रौद्योगिकी क्या है। उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। विज्ञान क्या करता है, हमें नई खोजों के लिए प्रेरित करता है कि, और विज्ञान क्या करता है कि किसी चीज को करने के नियम और सिद्धांत देता है। और विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करके नई नई चीजों का आविष्कार करना क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो हमारे लिए दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों जरूरी है। अगर नियम और सिद्धांत हों और हम उसका प्रयोग करके नई चीजें ना बना पाएं तो विज्ञान का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे लिए विज्ञान भी जरूरी है और प्रौद्योगिकी भी जरूरी है। हमारे पास नियम और सिद्धांत भी हों और उनका प्रयोग होने के बाद नई चीजें भी बने जो मानव जीवन को सरल बना सकें। इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों जरूरी हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों जरूरी हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटरों के नेटवर्क को कहते हैं। तो टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर के नेटवर्क को कहा जाता है इंटरनेट। देखिए, जहां जरूरी होगी उन सभी पर हम उनके सभी ऑप्शन पर चर्चा करेंगे और जहां आवश्यकता नहीं होगी वहां हम उनके ऑप्शन को छोड़ेंगे, वरना एक क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन हैं उन सारे ऑप्शन पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण से कम होती है। मृदा प्रदूषण से इन चारों में से किस चीज की कमी हो जाती है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मृदा प्रदूषण होता क्या है। मृदा प्रदूषण का मतलब है कि जमीन में प्रदूषण, जमीन की मिट्टी में प्रदूषण, जमीन में ऐसी चीजों का मिल जाना जिससे जमीन हमारी दूषित हो जाए। तो उस चीज से उसको क्या बोलते हैं हम, मृदा प्रदूषण बोलते हैं। अब मृदा प्रदूषण से किस चीज में कमी आती है, मृदा प्रदूषण से जमीन की जो उर्वरा शक्ति होती है वो कम हो जाती है, जमीन में फसल उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। उर्वरा शक्ति का मतलब है कि उसमें फसल उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। इनमें से वे कौन से जंतु हैं जो ऊन धारण करते हैं या जिनसे ऊन प्राप्त होती है। नंबर 1 है ऊंट तथा याक। ऊंट और याक, एल्पेका और लामा, अंगोरा और कश्मीरी बकरी। तो ऊंट और याक दोनों से ऊन प्राप्त होती है, इनके बालों से। एल्पेका और लामा, इनसे भी ऊन प्राप्त होती है। अंगोरा और कश्मीरी बकरी, इनसे भी ऊन प्राप्त होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का डी उत्तर सही है। अगला है, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपमार्जक। अब हम देखेंगे सारे ऑप्शन को। शाकाहारी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो केवल शाक खाते हैं, वनस्पति खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, केवल वनस्पति पर निर्भर रहते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी, जिनका प्रमुख भोजन क्या होता है, मांस होता है, जो केवल मांस खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी, जो मांस और शाक दोनों को खा लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहा जाता है। अपमार्जक क्या होते हैं,
अपमार्जक वे जंतु होते हैं जो मृत चीज़ों को खाते हैं। मृत चीज़ें क्या होती हैं? जो समाज के लिए अब उपयोगी नहीं है, जो समाज के लिए कुछ नहीं दे सकती, वो मृत कहलाती हैं। और मृत चीज़ों को खाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। तो हम सभी जानते हैं भेड़ और रेशम कीट। भेड़ क्या खाती है? साग खाती है, वनस्पति पर निर्भर रहती है। और रेशम कीट जो है वो शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है, इसलिए दोनों कैसे हैं? शाकाहारी हैं। और इस उस प्रश्न का उत्तर सही है ए। अगला है रेशम है। रेशम क्या है? मानव निर्मित रेशा है, पादप रेशा है, जंतु रेशा है या उपरोक्त सभी। तो रेशम क्या है? मानव निर्मित चीजें क्या होती हैं? मानव निर्मित का मतलब है ऐसी चीजें जिनको मनुष्य ने बनाया हो। पादप रेशे जो पादप से प्राप्त हों, वनस्पति से प्राप्त हों, पेड़ पौधों से प्राप्त हों। जंतु रेशे जो जंतुओं से प्राप्त हों, उन्हें क्या कहते हैं? जंतु रेशे कहते हैं। तो अब मानव निर्मित तो है नहीं, क्योंकि रेशम आप जानते हैं कैसे प्राप्त होता है? रेशम कीट से प्राप्त होता है। और कीट कैसा होगा? जंतु है। तो ये कौन सा रेशा हो जाएगा? जंतु रेशा हो जाएगा, क्योंकि रेशम कैसे मिलती है? रेशम कीट बनाता है इसको, इसलिए इसको क्या कहेंगे? जंतु रेशा कहेंगे। पादप रेशे जैसे आपका कपास है, ठीक है, ये पादप रेशे में आएगा। अगला है इनमें से किसके अणु के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो जो ठोस होते हैं, ठोसों में अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक, ठोस से कम द्रवों में और द्रव से कम गैस में। ठोस में आकर्षण अंतर अणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा उत्तर होगा? बी। पानी द्रव है, भाप और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं, और बर्फ कैसा है? ठोस है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि बर्फ के अणुओं के बीच अंतराणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा धावन सोडा है। धावन सोडे का फार्मूला पूछ रहे हैं ये। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा 4 नाम दिए हैं: सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडे का प्रयोग हम कपड़े वगैरह धोने के लिए करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इसे खाने का सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये इसे कास्टिक सोडा कहते हैं, और इसका प्रयोग साबुन बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOH का होल ट्वाइज। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल आप जान लीजिए HNO3, HCl और H2SO4 ये प्रबल अम्ल होते हैं। इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें से HNO3 नाइट्रिक अम्ल हमारा कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सूचक नहीं है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सूचक क्या होते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के पूर्ण होने का ज्ञान कराते हैं, ठीक है, या अम्ल और क्षार की पहचान करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। सूचक का इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब है वो सूचना देगा कि ये अम्ल है या ये क्षार है, ये अभिक्रिया पूरी हुई है या नहीं हुई है। तो केवल सूचना देने का काम करते हैं सूचक। तो जो सूचक नहीं है वो पूछ रहा है। लाल लिटमस सूचक है, मिथाइल ऑरेंज सूचक है, फिनाप्थलीन सूचक है। तो ये ऑप्शन हमारा है एंटासिड। ये हमारा सही आंसर है कि इनमें से कौन सूचक नहीं है। तो एंटासिड सूचक नहीं है, बाकी ये सभी सूचक हैं। लाल लिटमस और नीला लिटमस ये अम्ल और क्षार की पहचान करने में प्रयोग किए जाते हैं। मिथाइल ऑरेंज और फेनाप्थलीन प्रयोगशाला में सूचक की तरह प्रयोग किए जाते हैं। एंटासिड हमारा सूचक नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, ये देखिए। तो पहले भौतिक परिवर्तन समझ लीजिए।
भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, पदार्थ की रूप बदल जाएगा, अवस्था परिवर्तित हो जाएगी, और अगर परिवर्तन का कारण हटा लेंगे तो पुनः पदार्थ उसी अवस्था में आ जाएगा जिस अवस्था में पहले था। जैसे पानी को अगर हम गर्म करें तो पानी क्या में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा या गैस में बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही भाप या गैस को आप पानी की भाप को आप ठंडा करेंगे पुनः क्या में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा। पानी का सूत्र भी H2O होता है, भाप का सूत्र भी H2O होता है, तो अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। पानी कैसा है, द्रव है, भाप कैसा है, गैस है, अवस्था बदल गई। देखिए फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जैसे अब पानी भाप में क्यों बदला, क्योंकि आपने उसको गर्म किया, लेकिन जैसे ही हम गर्म करना इसको बंद करेंगे ये भाप किस में बदल जाएगी, फिर से पानी में बदल जाएगी। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं कि परिवर्तन का कारण अगर आप हटा लोगे तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में लौट के आ जाएगा। अब आइए देखिए, और कोई नया पदार्थ भी नहीं बनेगा, सेम वही चीज रहेगी। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, ये गलत हो गया। पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये सही आंसर है। नया पदार्थ बन जाता है, ये भी गलत है। और कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन हमने देख लिया, रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का बिल्कुल अपोजिट होता है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाएगा, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन हो जाएगा। और रासायनिक परिवर्तन में अगर परिवर्तन का कारण आप हटा भी लेंगे उसके बाद भी पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा। देखिए, कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, तो कोयले को पीसकर मतलब कोयले को ही तो छोटा कर रहे हैं। पीसने से पहले भी कोयला था और पीस देंगे तब भी कोयला ही रहेगा। कागज के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा कागज पहले था वैसा ही कागज रहेगा, केवल कागज के टुकड़े कर दिए गए हैं। पहले भी कागज कहेंगे उसको और फिर भी कागज कहेंगे कि कागज का टुकड़ा। अब यहाँ देखो, कागज का जलना, अगर कागज जल जाएगा तो क्या बन जाएगा, राख, और राख से फिर कागज बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। तो ये परिवर्तन कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। कांच की बोतल का टूटना, पहले भी कांच की थी और फिर कांच की ही रहेगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कागज का जलना। अगला क्वेश्चन है, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, हम बाष्पीकरण कहते हैं। इस प्रश्न का कौन सा आंसर सही है, सी। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, बाष्पीकरण कहलाती है। और अगर द्रव, देखिए द्रव को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, वो बाष्प बनेगा, और बाष्प को फिर से ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, संघनन। संघनन का मतलब है कि बाष्प फिर से क्या बन रही है, द्रव बन रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम, संघनन। हिमांक का मतलब क्या होता है, अब द्रव को हम और ठंडा कर दें तो क्या बन जाएगा, ये जम जाएगा, और जमने के बाद क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, हिमांक। हिमांक का मतलब है कि द्रव जमने के बाद अब क्या हो रहा है, वो ठोस की स्थिति में पहुंचना शुरू हो जाएगा। गलनांक क्या होता है, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं और वह जब गलना प्रारंभ कर देता है तो वह निश्चित ताप जो होता है वो क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। गलनांक का मतलब वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गलना प्रारंभ कर दे। हिमांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ कर दे। बाष्पीकरण क्या है, वह क्रिया है जिसमें द्रव क्या होता है, बाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। संघनन वह क्रिया है जिसमें बाष्प ठंडी होकर द्रव में बदल जाती है। आ गया होगा समझ में? अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा संचरण का मतलब है कि ऊष्मा का चलना, गर्मी का चलना, हीट का चलना। तो
द्रवों में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचती है? उसके चलने की 3 विधियां होती हैं। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तो सबसे पहले समझते हैं चालन क्या होता है। चालन विधि में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक छड़ है, प्रत्येक पदार्थ होता है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। ये छड़ है तो ये भी छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होगी। अब इसमें क्या होगा कि अगर इसको हम यहाँ से गर्म करेंगे तो इसका ये वाला अणु पहले गर्म होगा। जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाएगा तो ये ऊर्जा को क्या करेगा, इसको दे देगा। जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाएगा तो ये ऊर्जा इसको दे देगा। जब ये पूरी तरह गर्म हो जाएगा तो ऊर्जा को आगे स्थानांतरित करता चला जाएगा। इस तरह से पूरे जो छड़ है वो गर्म हो जाएगी। मतलब इसमें क्या होता है, जो अणु गर्म होते हैं और अणु गर्म होकर ऊष्मा प्राप्त करने के बाद अपनी कुछ ऊष्मा आगे वाले अणु को दे देते हैं। इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है, पूरी छड़ क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, चालन विधि। कोई भी अणु अपनी जगह से हटता नहीं है, ऊष्मा आगे स्थानांतरित करते चले जाते हैं। तो इस विधि को कहते हैं चालन विधि। और चालन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण सिर्फ ठोसों में होता है। ठीक है, इसी कारण जो लोहे की छड़ है, अगर लोहे की छड़ को एक सिरे से आप पकड़कर और दूसरा सिरा उसका आग में रखें तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ऊष्मा यहाँ से चलते चलते जहाँ से आप गर्म कर रहे हैं वहाँ से चलते चलते आपके हाथ तक पहुँच जाएगी और आपको वो छड़ छोड़नी पड़ेगी। ये होती है आपकी चालन विधि। तो चालन विधि में ऊष्मा यहाँ से यहाँ तक क्यों पहुँची, क्योंकि इनके बीच के जो अणु हैं वो ऊष्मा का स्थानांतरण कर रहे हैं। तो अब देखिए संवहन विधि। संवहन विधि क्या होती है, संवहन विधि में जैसे ये पानी है, इस पानी में हम नीचे से गर्म कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, यहाँ से गर्म करें तो क्या होगा, पानी का ये अणु गर्म होगा और ये अणु गर्म होने के बाद ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला ठंडा अणु नीचे आ जाएगा। फिर ये वाला गर्म हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, फिर से ठंडा नीचे आ जाएगा। फिर ठंडा गर्म होगा, फिर ऊपर चला जाएगा गर्मी लेकर और फिर ठंडा वाला नीचे आ जाएगा। इस तरह से जिस अणु को ऊष्मा मिलती जाती है वो अणु ऊपर चला जाता है और जिसके पास ऊष्मा कम होती है वो नीचे आ जाता है। और इस तरह से पूरी जो होती है ऊष्मा का संचरण हो जाता है। तो द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है संवहन विधि द्वारा। इस विधि को हम क्या कहते हैं, संवहन विधि कहते हैं। विकिरण क्या होता है, विकिरण विधि वह विधि होती है जिसमें ऊष्मा संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे इसमें ऊष्मा का संचरण अणुओं द्वारा हो रहा था, एक अणु अगले अणु को स्थानांतरित कर रहा था। इसमें अणु ऊष्मा लेकर अपने आप जा रहा था, ऊपर चला जाता था। लेकिन इस विधि में क्या होगा, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, कोई माध्यम हो या ना हो ऊष्मा का स्थानांतरण तब भी होगा। जैसे सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कौन से माध्यम से आती है, विकिरण माध्यम से आती है। विकिरण का मतलब है कि उसमें ऊष्मा संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। चंद्रमा यानी अंतरिक्ष में पहुंच जाए तो वहां तो वायु भी नहीं है, लेकिन सूर्य का प्रकाश वहां से भी नीचे तक आ जाता है। इसका मतलब है कि ऊष्मा स्थानांतरण के लिए सूर्य के प्रकाश को, सूर्य की ऊष्मा को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी विधि जिसमें ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, विकिरण विधि कहते हैं। तो ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ होता है, ठोसों में, और संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ होता है, द्रवों में। इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा संवहन द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, जल का क्वथनांक होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। ये क्वथनांक क्या है, क्वथनांक वह निश्चित ताप होता है जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है और उसकी वाष्प बनने लगती है। भाई हर चीज क्या होती है कि निश्चित तापमान पर उबलती है। जब आप पानी को गर्म करेंगे तो देखेंगे एकदम से पानी उबलना शुरू नहीं कर देता, पहले धीरे धीरे गर्म होता है। अगर उसको और ऊष्मा देते जाओगे लगातार तो कुछ समय के बाद क्या होगा, फिर पानी क्या करेगा, उबलना शुरू कर देगा। तो जैसे हम पानी को, जैसे मान लीजिए पानी में अभी आपने यहाँ से आग लगाई, नीचे से आग लगाई और इसको गर्म करना शुरू किया तो धीरे धीरे गर्म होगा। ये धीरे धीरे ऊष्मा यहाँ से यहाँ जाएगी तो धीरे धीरे इसका तापमान बढ़ेगा और जब इसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तब ये उबलना शुरू कर देगा
और भाप बनना शुरू कर देगा। इसके बाद आप चाहें इसको कितना भी तापमान देते रहें, गैस पूरी फुल कर दें, इसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप और ऊष्मा देंगे तो तेज़ी से वाष्प बनना शुरू हो जाएगी, पानी उड़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन तापमान इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसी को कहते हैं क्वथनांक। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे और उसकी वाष्प बनना शुरू हो जाए क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रश्न का उत्तर बी सही है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, मीटर, लंबाई का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस, ताप का मात्रक होता है किलोग्राम, वजन या भार का मात्रक होता है। अगला है ऊष्मा का कुचालक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कुचालक क्या होते हैं। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो सकता, जिसमें ऊष्मा नहीं चल सकती, जिसमें बिजली नहीं चल सकती, जिसमें गर्मी का स्थानांतरण नहीं हो सकता। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब ऊष्मा के सुचालक होती हैं। उन सभी में करंट चल सकता है, बिजली बह सकती है। जैसे लोहा, लोहे में करंट फ्लो हो जाता है। एल्युमिनियम, इसमें भी करंट फ्लो हो जाता है, इसमें भी हो जाता है। कांच, ये हमारा उत्तर सही है। कांच ऊष्मा का कुचालक है। कांच में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, इसलिए कांच को हम क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है परपोषी पौधा है। परपोषी पौधा है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परपोषी क्या होते हैं। परपोषी उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अमरवेल, नीम, गुलाब, सहजन। अमरवेल जानते हैं आप लोग? अमरवेल मतलब एक, ये अगर पेड़ है, आपने देखा होगा कि इस पेड़ पर एक पतला पतला सा धागे की तरह रचनाएं पड़ी होंगी। इस पतली पतली जो पीली पीली धागे की तरह रचनाएं होती हैं उन्हीं को कहते हैं अमरवेल। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन आप समझ जाओ कि जो पेड़ होता है उस पर पीला पीला सा एक धागे की तरह रचनाएं होंगी, उसको कहते हैं अमरवेल। और वो अमरवेल क्या होता है? परपोषी पौधा होता है। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, वो अपने भोजन के लिए इस पेड़ पर निर्भर करता है। जो पेड़ भोजन बनाता है उसी पेड़ को अमरवेल ग्रहण करता है, और अमरवेल अगर ज़्यादा समय तक इस पेड़ पर रह जाए तो इस पेड़ को सुखा देता है, क्योंकि इसका पेड़ का बनाया हुआ भोजन अमरवेल खुद खा लेता है। तो जब पेड़ को भोजन ही नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ समय के बाद क्या होगा? वो पेड़ सूख जाता है। नीम, गुलाब और सहजन, ये पेड़ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसलिए अमरवेल क्या है? एक परपोषी पौधा है। परपोषी पौधा क्यों है? क्योंकि ये दूसरे पेड़ पर रहता है और उसी पेड़ से अपना भोजन ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है कीटभक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ की भूमि में कमी होती है। कीटभक्षी पौधा मतलब ऐसे पौधे, कीटभक्षी पौधे का मतलब है ऐसे पौधे जो कीड़ों को खाते हों। अब ये पौधे कीड़ों को खाते क्यों हैं? ये पौधे अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को खाते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे जब कीड़ों को खाते हैं तो ये पौधे ऐसे स्थानों पर ही होते होंगे जहाँ की ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी होती होगी। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा उत्तर सही है? नाइट्रोजन की कमी। कीटभक्षी पौधे का मतलब समझ गए कि ऐसे पौधे जो कीड़ों को खाते हैं। अब कीड़ों को क्यों खाते हैं? क्योंकि ये अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को खाते हैं। तो ऐसी जगह पाए जाते होंगे जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला क्वेश्चन, मुख गुहा में भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता है? जब हम खाना खाते हैं तो खाना को सबसे पहले कहाँ डालते हैं? मुंह में डालते हैं, और मुंह में डालने के बाद क्या करते हैं? उसको दांतों से हल्का हल्का कुतरा जाता है, उसमें लार मिलाते हैं, और लार में एक एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम है टाइलिन। टाइलिन क्या करता है? जो हमारा भोजन होता है उस भोजन को माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, तो मुख में जो पाचन होता है वो किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है।
भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मलाशय में। तो अमाशय का पाचन छोटी आंत के अग्रभाग में, जैसे ही भोजन छोटी आंत के पहले भाग में पहुंचेगा, शुरुआत में पहुंचेगा, तो इसका पाचन क्या होगा, पूर्ण हो जाएगा। अमाशय में इसमें जठर रस वगैरह मिलाए जाते हैं, और वो जो सब पहुंचते पहुंचते जब अमाशय से घूमते घूमते छोटी आंत तक पहुंचता है तो इसका पाचन पूर्ण हो जाता है। अमाशय में जठर रस वगैरह मिलाए जाएंगे, ठीक है। बड़ी आंत में क्या होगा, इससे द्रव का शोषण होगा, जो पानी इसमें मिलाया गया होगा उसका शोषण होगा, और मलाशय के द्वारा क्या होता है, मल बाहर निकल जाता है। अगला है लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो अभी इस वाले क्वेश्चन में बता देते हैं हम कि मुंह में हम लार मिलाते हैं, लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का सरलीकरण करता है, ठीक है। पेप्सिन और रेनिन कहाँ होते हैं, ये अमाशय में मिलाए जाते हैं। अमाशय की जो दीवार होती है उससे निकलता है जठर रस। कौन सा रस, जठर रस निकलता है। अमाशय की दीवार से जठर रस निकलता है, उसमें ये पाचक एंजाइम होते हैं पेप्सिन और रेनिन। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, टाइलिन।